हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। तो मोलैरिटी में क्या समझाया गया है कि आपको उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व जितने हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, वो कहलाती है मोलैरिटी। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा सा कि जितने भी आप सॉल्यूट के मोल्स ले रहे हो, सॉल्यूट आप बी मानो, मोल्स एन होता है, ठीक है, वो जितने पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ लिया जाएगा, जितने में भी डिज़ोल्व हैं उस चीज़ को हम मोलैरिटी बोलते हैं। डैट मीन्स कि हमने मोल्स का पता निकालना है, करना है सॉल्यूट के, और किस में सॉल्यूशन के अंदर वो कैलकुलेशन जो निकल के आती है डैट इज़ कंसीडर्ड एज अ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलैरिटी का फॉर्मूला है कि मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा हुआ है, अगर ये मिलीलीटर में ना देखकर लीटर में गिवन होगा तो आपको 1000 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है उसमें सॉल्यूट के आप मोल्स रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रखेंगे और 1000 से मल्टीप्लाइड कराएंगे। अब देखिए, दो बातें यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है हमारी सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए बच्चों कि सॉल्यूट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ोल्व करवाया जा रहा है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर आपका कोई वाटर है, सॉल्यूशन है, तो ये वाटर जो है उसमें अगर आप सॉल्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, सपोज़ कर लो सॉल्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो ये सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, और जिसमें आप करवा रहे हो वो आपका सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन किया है कि सॉल्यूट द सब्सटेंस डिज़ोल्व, जिसको आप डिज़ोल्व करवाओगे दैट मीन्स सॉल्ट, और जिसमें आप डिज़ोल्व कराओगे वो चीज़ आपकी क्या होगी, आपका सॉल्वेंट होगी। ठीक है, अब मोलैरिटी को एक तरीके से और लिखने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, शॉर्ट फॉर्म भी है। हम बार बार इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जस्ट इसको क्या करेंगे, वो थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। पहली बात तो मोलैरिटी जो है वो कैपिटल एम से डिनोट होती है, ये बात हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम मोलैरिटी बार बार नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना कैलकुलेशन के वक्त। अब एन वी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1000 आएगा, 100 लिखा हुआ है, 1000 है, तो एन वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, वी नो डैट, एंड एन बी इज़ दी मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट। बी आप सॉल्यूट के लिए ले रहे हो और 1000 से मल्टीप्लाइड करा रहे हो। ये एक शॉर्ट तरीका हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का मोलैरिटी को। अच्छा, यूनिट क्या हो गई भाई इसकी, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। कोई पर लीटर वगैरह बार बार लिखने की हमें कोई नीड नहीं है, तो आप मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको एक क्लियर बात समझनी होगी कि मोलैरिटी की एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज ये कहती है कि ये टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। डैट मीन्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये टेम्परेचर के साथ चेंज कैसे होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि आप 8 AM पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप 11 AM पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप 2 PM पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, 8 AM पे आपका सपोज़ कर लीजिए टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। 11 AM पे आपका सपोज़ कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। 2 PM पे लगभग आपका 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर्स आपके आ गए और अलग अलग टाइमिंग से हमने ये बात करी, तो आपको ये बताया गया है कि मोलैरिटी जो है वो सभी टाइमिंग्स पे, सभी टेम्परेचर्स पे अलग अलग आएगी। डैट मीन्स कि इसकी सपोज़ एक्स आएगी तो इसकी वाई आएगी, तो इसकी जेड आएगी। डैट मीन्स सेम कभी नहीं आएगी। अगर आप एक बैच ने, एक स्टूडेंट के बैच ने क्या करा, 8 AM पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर वही एक्सपेरिमेंट हमने दूसरे बैच से 11 AM पे करवाया, और फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट थर्ड बैच से 2 PM पे करवाया, तो होगा क्या, सबकी मोलैरिटीज़ जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट आएंगी जो हमें सूट नहीं करती। डैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी यूनिट। ये ट्रस्ट वर्दी यूनिट नहीं है क्योंकि ये बार बार बदल रही है। ठीक, अब इसी पे यहाँ पर हम मोलैरिटी को देखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। ये पूरा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। डैट मीन्स जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिला देते हैं ना बच्चों, तो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन हम सॉल्वेंट बस यहाँ पर ले रहे हैं मोलैरिटी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर वेट लिया जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे वेट लिया जाएगा और ये स्मॉल m से डिनोट होगा। तो मैंने क्या मेंशन कर दिया कि मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। डैट मीन्स कि
वेट ऑफ दी सॉल्वेंट है ये। इसका मीन्स ये हो गया सॉल्वेंट का वेट नीचे आएगा और जो सॉल्यूट के मोल्स आप यहाँ पे रखते आ रहे हो, ऊपर भी आपने वही रखी थे, नीचे भी आप वही रखोगे, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल केजी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे वेट आपने मेंशन किया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अब बिल्कुल बात ठीक है, अगर यही एक्सपेरिमेंट आप मोलैलिटी के थ्रू निकालना चाहते हो तो 8 AM पे, यहाँ पे 11 AM पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 PM पे कर दिया, अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 25 सपोज 15 25 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि अगर मोलैलिटी 8 AM के बैच की आ रही है x, तो यहाँ पर भी x ही आएगी, यहाँ पे भी x ही आएगी। डैट मीन्स कि वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बात इन्होंने बोली है, यहाँ पे समझाया है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये बच्चों, ठीक है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये हमें जानना ज़रूरी था। अब क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, ये हमने एक्स से रिप्रेजेंट करा है, इसे हम काई भी बोलते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा इसको टिल्टेड कर देते हैं और लॉन्ग कर देते हैं। अब ये क्या है कि आपको सपोज़ कर लीजिए, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन आप हमेशा लेंगे, ये इससे आगे फर्दर जो है वो एप्लीकेबल हो तो सकता है, बट एग्जैक्ट आपको वैल्यू देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन में एक ए को लिया और एक बी को ले लिया। डैट मीन्स एक सब्सटेंस हमारा ए है और एक हमारा बी है, ठीक है। अब ए जो है इन्होंने बोला है यहाँ पर आप ए जो है वो सॉल्यूट मानो, यहाँ पे सॉल्यूट आपने ले लिया, और बी जो है वो आपने सॉल्वेंट ले लिया। जब तक आपसे कहा ना जाए कि बी आपका सॉल्वेंट है, तब तक आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बी ही रखा गया था। ऊपर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने एन बी मैंशन करा है, देखिए यहाँ पे एन बी मैंशन करा है। इसका मतलब सॉल्यूट हमेशा आपको बी मानना है और सॉल्वेंट हमेशा आपको ए मानना है, जब तक आपको गिवन ना हो कि भैया ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करके रखनी पड़ेगी जब तक बोला ना जाए। फिर मोल फ्रैक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सॉल्यूट के कैलकुलेट करेंगे टोटल में। टोटल क्या हो जाता है हमारा, पूरा सॉल्यूशन के मोल्स, डैट मीन्स कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अगर हमें ए के कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ दी सॉल्वेंट, ये हम लिखेंगे। अभी डेफिनेशन देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डैट मीन्स एक कंपोनेंट आप ऊपर रखोगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपके प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो रखोगे, ठीक है। जैसे कि क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट आपको निकालना है कि सॉल्यूट का कितना पार्टिसिपेशन है भाई हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम मोल फ्रैक्शंस का ऊपर रख देंगे और नीचे मोल फ्रैक्शन टोटल रख देंगे। ऐसे ही अगर हमें बी के निकालने हैं, सॉल्वेंट के निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट हम ऊपर रख देंगे और नीचे हमारा टोटल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके भी आपको कैलकुलेट करने हैं वो आप ऊपर रखो और नीचे टोटल आपने मोल से पुट कर दो। मोल्स आपको निकालना आता ही होगा। मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर वो एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना तभी तो आप मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। अगर वो एटम है ना तो गिवन मास हो जाएगा, है ना, जो भी होगा, और नीचे आ जाएगा आपका एटॉमिक मास। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा जो भी आपका क्वेश्चन कहता है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। एटॉमिक मास के बारे में कम आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मोल्स दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं, या तो एटम्स के कैलकुलेट हो रहे होते हैं या फिर आपका मॉलिक्यूलर मासेस के बिहाफ पे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आपको समझनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि Na प्लस NB इक्वल टू 1 होता है। याद रखिए कभी भी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आएगी। सपोज़ कर लीजिए कि अगर मैंने बोला आपसे कि जो मोल्स A के आ रहे हैं वो 0.49 आ रहे हैं, ठीक है, 0.49 मोल्स आ रहे हैं। मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक तरीके से यूनिट लेस क्वांटिटी है। और आपके बी के जो हैं वो आपके 0.49 आए, तो बचा क्या आपका। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आप क्या कर लो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, 1 में से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मुझे कितने डायरेक्ट मोल्स पता चल जाएंगे ना। तो मुझे पता चल गया भाई इतने इसके ये मोल्स आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है ना।
तो कहने का सेंस ये है कि 0.51 मेरे दूसरे मोल्स होंगे, लेकिन आपका जो ये टोटल है ना वो टोटल 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 1.10 हो रहा है या 1.28 हो रहा है या 1.39 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 से नीचे ही रहे, 1 के अंडर में ही रहे, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ये भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए, सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आएंगी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। देखिए, कभी भी कोई बात अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट में बोली जाती है ना बच्चों, तो ये इसलिए मतलब ये होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम या तो एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है, डैट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे है ही नहीं, तो उसका मतलब कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा ही नहीं। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कराएगा तो आंसर भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट ही देगा। तो इस बिहाफ पर यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन की, जिससे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। भाई हमें अप्लाई कैसे करना है, हमें समझना कैसे है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने सेट करी हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिजॉल्व इन वाटर। ये डिजॉल्व है वाटर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि NaOH जो है वो तो सॉल्यूट हो गया ना बच्चों, ये सॉल्यूट हो गया। और वाटर जो है वो आपका वाटर H2, वाटर जो है वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये हमें इस बात से क्लियर हो गई। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए वो आप लिखते जाओ। इसका वेट कितना है NaOH का? इसका वेट है बच्चों 2.46, इसका वेट है 2.46 ग्राम इसका वेट है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन कितने बना रहा है, 100 का, तो आप लिख दोगे वॉल्यूम जो है ऑफ द सॉल्यूशन वो कितना है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है ना, तो आप वो पहले नोट डाउन कर लो, तो इससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट दी मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 हमें पुट करना पड़ेगा। अब हमें NB निकालने, मोल्स निकालना है, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। इसकी तो वैल्यू हमें 100 दे रखी हुई है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको, तो हमें मोल्स निकालना है, तो हम मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, गिवन मास लिखेंगे अपॉन, अब ये मॉलिक्यूलर मास है ना, तो बिल्कुल क्लियर बात है कि NaOH एक मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या नोट करवा रही हूँ। गिवन मास क्या है, 2.46 हो गया। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा 23 इसका एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा। कितना हो गया टोटल, 24 16 40। ठीक है, ये 40 आ गया, यहाँ पे आप 40 पुट कर दो। ठीक, अब ये इसकी मोल्स की वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब ये हमें मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, इसमें आराम से हमारे वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ये बढ़ा देते हैं ज़ीरोज़। अब ये क्या किया हमने, अब इसका हम वैल्यूज़ का देते हैं। या आप काम करो कि आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर लो, लेकिन कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर इक्वल टू में आ रहा है। सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो, 4 6 4 24, ये आ गया 6, फिर ये 1, ये 5। ठीक है, अब ये 00 यह पॉइंट्स आया ना, तो ये 00 यहाँ पे आ जाएंगे, 0.0615 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई है ना। तो पहले इसको मैं ऐसे हटा के लिख देती हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ गई, वैल्यू आ गई 0.0615, ये आपकी वैल्यू आ गई। 0.0615 आपके मोल्स आ गए। अब क्या करोगे आप, अब आप पुट कर दोगे आपके फॉर्मूला में। तो आपकी मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी आपकी है 0.0615 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इसका है 100 और मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, ये ज़ीरोज़ आपने कैंसिल कर दिए। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, ये एक की वैल्यू कैंसिल कर दी, नीचे 3 0 बचे आपके, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया। 0.615 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। ये आप कैपिटल M भी डिनोट कर सकते हो या मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, डैट इज़ अप टू यू। तो ये हमने आंसर हमारा आ गया 0.615। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है ये क्वेश्चन में है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये तो हमारे पास एक गिवन सेक्शन हो गया, इतना गिवन सेक्शन हो गया। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, उसके बाद हमने मोल्स निकाले, मोल्स कैलकुलेट करें,
गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास से, और मॉलिकुलर मास हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, उसके बाद वैल्यू में पुट कर दिया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है तो आप फटाफट अपने रफ कॉपी में ही से नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है वो इसमें डिजॉल्व है, वो हमारा डिजॉल्व है 30 ग्राम ऑफ वाटर में। ये तो कहने का मतलब हुआ इनका। अब बात ये हुई कि इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। कौन कौन सॉल्यूट और सॉल्वेंट है? बिल्कुल क्लियर बात है कि ग्लूकोज जो हमारा है वो ग्लूकोज हमारा 2.82 है, और ये किस में, ये क्या कंसीडर कराया जाएगा? सॉल्यूट कंसीडर कराया जाएगा। और वाटर जो है H2O वो कितना है भाई? 30 ग्राम है। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसी में तो डिज़ोल्व करवाया जा रहा है। अब इन्होंने कहा है मोलैलिटी निकालिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर निकालिए। मतलब दोनों ही चीज़ें आपसे पूछिए, आपको मोलैलिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m मेंशन कर देंगे, गिवन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इनटू 1000। बिल्कुल क्लियर बात है, ग्राम में दे रखा है तो 1000 आप पुट करोगे ही करोगे। अब ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर मास होता है ना वो 180 होता है, ये आपको याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि ग्लूकोज बार बार आता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक आता है सुक्रोज, उसका भी याद कर लो, उसका 342 होता है, C12H22O11। ठीक है, वो सुक्रोज का होता है। तो यहाँ पर हमारा 180 ये आ गया, हमारा क्या आ गया? मॉलिकुलर मास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पुट करनी है वैल्यू, आप पुट कर लीजिए। पहले आप मोल्स निकालिए। तो मोल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैं साइड में इसका रफ कर देती हूँ कि यहाँ पे मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक है, मॉलिकुलर मास ये लिख दिया मैंने। अब गिवन मास कितना है आपको 2.82 दे रखा हुआ है, तो 2.82 आप यहाँ पे मेंशन करिए। 2.82 डिवाइडेड बाई 180, ये आपका आ गया। मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ आपको, जिससे कैलकुलेशन फास्ट समझ में आ जाए। इसका जो वेट आपका डायरेक्ट, या आप डायरेक्ट ही पुट सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डायरेक्ट पुट कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लो 2.82 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1000, ये पुट कर दिया मैंने। और वेट कितना है सॉल्वेंट का? 30, तो यहाँ पे मैंने 30 पुट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें हुई नहीं होगी। इसको अब हम कैलकुलेट करके रख देंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ही हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे आ गया 2.82 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3। इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 0.522 स्मॉल m। ठीक है, ये मोलैलिटी निकल के आ गई आपकी। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, आपके बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि भाई ग्लूकोज है और वाटर है, दो ही चीज़ें प्रेजेंट है। एक हमारे पास ग्लूकोज हो गया बच्चों, और ये सेकेंड पार्ट हो रहा है अब स्टार्ट। अब ग्लूकोज हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? वाटर हो गया, डेट मीन्स H2O, ये हमारा C6H12O6 हो गया। ठीक है, अब मैंने वाटर जो लिया, इसका कितना वेट होता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, और इसका कितना होता है 180। ठीक, इसमें कितना वेट दे रखा हुआ है आपको? इसका दे रखा हुआ है 2.82 ग्राम दे रखा है, और इसका कितना दे रखा हुआ है? इसका 30 ग्राम दे रखा हुआ है। मोल्स आप निकाल लो ग्लूकोज के पहले। तो क्या है 2.82 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया आपका। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज़ आ रही है इसकी? मैं वैल्यूज़ आपको बता देती हूँ। 0.0157 इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी मोल्स ऑफ ग्लूकोज की। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ वाटर के। तो ये वाटर का क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 18 लिख देंगे। इसकी कितनी वैल्यूज़ आ जाएगी? इसकी आएगी 1.67। ठीक, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, ये डैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई। आप यहाँ नीचे लिख लो मोल्स ऑफ वाटर 1.67, ये आ गया आपका मोल्स ग्लूकोज और वाटर के। अब आप इसे टोटल करना चाहते हो तो आप टोटल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल मोल्स भी आप ऐसे करके लिख सकते हो कि टोटल मोल्स इक्वल टू 0.0157 और आपका 1.67, ये आपके मोल्स आ गए, है ना, ये आपके टोटल मोल्स आ गए। तो आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे ये आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया आपका 8, ये 6, ये 1.6857, ये मोल्स टोटल मोल्स आपके गिवन है।
ठीक, अब आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हो, टोटल मोल्स आप पुट कर दो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालो ग्लूकोज के, तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का आपका कितना आएगा 0.0, क्योंकि ऐसे लिखना है आपको। पहले मैं आपको एक वे बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके मोल्स कितने हैं ग्लूकोज के कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखोगे, जो आपका रखना है 0.0157 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो 1.6857 ये रख दोगे। ऐसी अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वाटर के, तो यहाँ पे आप वाटर लिख दो, और आपके कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी 1.67 मोल्स आ रहे थे, तो 1.67 आपने नीचे ऊपर लिखा और नीचे आपने टोटल लिख दिया 1.6857। तो इन दोनों की कैलकुलेशन क्या आएगी वो मैं आपको करके बता देती हूँ। इसकी कैलकुलेशन ग्लूकोज की जो आ रही है वो आ रही है 0.009, ठीक, इसकी आ रही है 0.009, और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ, इसकी आ रही है 0.991। डैट मीन्स ये हमारे किसके मोल फ्रैक्शन आ गए ग्लूकोज के, ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए वाटर के। अब आप दोनों को टोटल करके देखिए, दोनों का जो सम आ रहा होगा 0.009 और 0.991, ये 1 से ग्रेटर नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर करेक्ट है, हमें कोई कैलकुलेशन की या हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा आंसर में कहीं ऊपर नीचे होता तो इसकी वैल्यूज़ जो होती वो डिफरेंट हो जाती। तो कहने का सेंस ये है, आपको मोल फ्रैक्शन इस तरीके से निकालें। सबसे पहले आप दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लीजिए। बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन है, आपने मॉलिक्यूलर मास निकालिए दोनों के, और उसके वेट जो था वो आपने लिख दिया। फिर आपने मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके आपके मोल्स आ गए। आपने टोटल करा मोल्स, टोटल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ग्लूकोज के आपने रखे, तो जो मोल्स आपने निकाले वो पुट करेंगे और जो टोटल आए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। ऐसे ही आपने वाटर का करा, वाटर का मोल फ्रैक्शन में जो आपके मोल्स आए हैं वो आपने पुट करे और नीचे आपने टोटल कर दिया। फिर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है XA प्लस XP जो है वो इक्वल टू 1 होता है। डैट मीन्स 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी है, जल्दी से निकालना है, क्योंकि ये 12 तक ऐसा मानते नहीं कि आप 1 से माइनस करके कैलकुलेट करिए, आपको कैलकुलेशन शो करनी पड़ती है, इसलिए ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक के मोल फ्रैक्शन निकालिए, दूसरे का 1 से माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन ये क्योंकि कॉपी में लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। तो आपको हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब देखिए इन्होंने सॉल्यूशन दिया है आपको 25% वाटर का, 25% इथेनॉल का, 50% एसिटिक एसिड बाय मास का। बाय मास अगर पीछे लिखा होता है तो वो समझ में आ जाता है, अंडरस्टूड होता है कि डैट इज़ कंसीडर्ड एज अ ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं ईच कंपोनेंट के। डैट मीन्स ये बाइनरी तो रहा नहीं, अब ये टर्शरी हो गया है। तो अब हम सबसे पहले अलग अलग सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो हम मास को मान लेंगे 100 ग्राम में, तो टोटल मास मान लो हमारा, क्योंकि भाई परसेंट है, तो टोटल मास क्या है हमारा, टोटल मास 100 ग्राम है। सपोज़ कर लो टोटल मास हमारा 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब मास ऑफ वाटर क्या है हमारा, सबसे पहले मास ऑफ वाटर दे रखा हुआ है H2, ये 25 ग्राम हो गया, ठीक है, बिल्कुल बात, क्योंकि 25 दे रखा है, 25% है। अब हमने कहा कि मास ऑफ वाटर हो गया, तो मास ऑफ इथेनॉल क्या हो गया भाई, इथेनॉल C2H5OH होता है हमारा, ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका 25 ग्राम हो गया, ये भी 25 ग्राम में आ गया। अब मास ऑफ इथेनोइक एसिड दे रखा हुआ है, मास ऑफ इथेनोइक एसिड क्या होगा, CH3COH, यहाँ पे मेंशन कर दो, CH3COH हो गया, ये 50 ग्राम दे रखा हुआ है। ये सबके वेट गिवन हो गए। अब इनके मॉलिक्यूलर मासेस की तरफ जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास 8, इसका कितना होता है 18 होता है, ये हमें पता है, 18 मॉलिक्यूलर मास है, बिल्कुल सही बात है। इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 46 मिलेगा, ये आना चाहिए, याद होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका क्या होगा 60 होगा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं, इसलिए मैं तो अब काफ़ी हैबिचुअल हो गई हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट करके रखिए, आपको ईजी रहेगा, आपको लर्न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक रिपीटिशन में आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। अब क्या होता है कि अब हमें इसका गिवन मास भी पता है और मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो आप सबसे पहले सबके मोल्स निकालना शुरू करिए। तो सबसे पहले आप वाटर
की कैलकुलेट करिए, ये वाटर का आपने कैलकुलेट करें मोल्स ऑफ वाटर, तो लिखा 25 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। ये मैं आपको इसका कैलकुलेट करके बताती हूँ कितने मोल्स आ रहे हैं इसके, 1.388 इसके मोल्स आ गई है, ठीक है। अब मोल्स हम इथेनॉल के निकालेंगे, ये इथेनॉल हो गया हमारा, पूरा लिख दे रहे हैं 25 डिवाइडेड बाई 46, ये आ गया हमारा, ठीक। यही तो लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी 0.543, ये इसकी मोल्स आ गए। ऐसे ही हम एसिटिक एसिड की निकालेंगे, CH3COH के कैलकुलेट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। इसकी कितनी आ रही है 0.833, ये तीनों के हमारे मोल्स आ गए, ये हमारे तीनों के मोल्स आ चुके हैं। अब टोटल मोल्स आप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर दो, आप फटाफट पे यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टोटल मोल्स मेंशन करना चाहूँ तो मैं टोटल मोल्स यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप एक फिगर लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। तो 1.388 ये हो गया, 0.543 ये हो गया, और 0.833 ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, 8 6 कितना हो गया 14, 1 9, 9 एंड 4 13 एंड 16, 1 9 14 15 16 17, और 17 और 1 2 हो गया, 2.764 इसके टोटल मोल्स हो गए। 7 ये आप पुट करोगे, ठीक है, ये टोटल मोल्स आपके आ जाएंगे। अब आप सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट करो वाटर का, यहाँ से आप टोटल मोल्स निकालोगे। अब देखो इसके मोल्स कितने आए हैं, ये इसके 1.388 मोल्स आए हैं, और टोटल आपको क्या लिखना है, क्योंकि हमें पता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हो आप, थोड़ा फॉर्मूला बेस पे बना दिया जाए तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल और प्लस मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये मैंने एक बार लिखा है, अब आप अंडरस्टूड है कि बार बार लिखा जाएगा, बस ये वैल्यूज़ चेंज होंगी ऊपर वाली। तो 1.388 के टोटल मोल्स के कितने आ रहे हैं 2.764 आ रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इसका मैं आपको बताती हूँ, मोल फ्रैक्शन वाटर के कितने आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन वाटर के आ रहे हैं 0.502, तो ये 0.502 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये 0.502 आपका आंसर आ गया। तो अब हमने ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, थोड़ा साइड में कर देते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें तीनों के हमने मोल्स निकाल लिए हैं, मोल फ्रैक्शंस अब हम लोगों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला हमारा हो चुका है, अब हम दूसरा मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे इथेनॉल के। तो इथेनॉल की कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इथेनॉल की वैल्यू पुट कर दो पहले, तो जो मोल्स आए हुए हैं 0.543 ये हमारा आया हुआ है, डिवाइडेड बाई हमारा टोटल मोल्स हमारे कितने आए हुए हैं 2.764 ये हमने पुट कर दिया। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है, उसी हिसाब से आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 0.196 आ रही है, ठीक है। अब हमें लास्टली मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड निकालना, तो हम इथेनोइक एसिड की कैलकुलेशन हम स्टार्ट करने वाले। तो हमारी वैल्यू कितनी है इथेनोइक एसिड की 0.833 हमने यहाँ पुट कर दी। टोटल हमारी कितने हैं 2.764। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ क्या आने वाली है। इसकी वैल्यू आ रही है 0.302। अब आप देखिए, अब तीनों के मोल्स आप कैलकुलेट करिए, ये वाला मोल्स आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, ये वाले ये वाले मोल्स आप कैलकुलेट करिए, आप ये वाले मोल्स कैलकुलेट करिए, मतलब सम अप करिए और ये सम अप करिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं। 0.502 टोटल मोल्स हमारे क्या आने, मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है वो ज़रा देखते हैं। 0.196 और 0.302, ठीक है। यह क्या आ गया आपका 0 1 10 आ गया 1 तो 5, ये 1 पॉइंट देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है 1.000। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, इसमें मैं थोड़ी आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर दूँ कि पॉइंट के 3 डिजिट तक आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए, पॉइंट की 3 डिजिट तक आप उसे कैलकुलेट करिए। अगर आपने 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करी तो आपका आंसर आई एम डैम श्योर वो करेक्ट ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको गड़बड़ दिखाई नहीं देगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टोटल आना चाहिए, चाहे वो बाइनरी सॉल्यूशन हो चाहे वो टर्शियरी सॉल्यूशन हो। अब यहाँ पे 3 हमें दे रखे हुए हैं सॉल्यूशंस, दैट मीन सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलके बना है।
एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। इसका मतलब तब भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही आनी चाहिए। अगर 1 के इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन पे बहुत ही फोकस रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा ये कि आपको 1 से उसकी ग्रेटर वैल्यू ना जाए। पॉइंट के बाद की 3 डिजिट पर ध्यान रखिए, यही इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है ना कि आपको एक तरीके से सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सबके बारे में बात कर लेगा। तो जैसे ही यहाँ पर हमने बात करी ना, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। कहीं पर भी अगर वेट बाय वेट आपका लिखा है ना, तो आप ये समझ लो कि वो आपका ग्राम के बारे में बात हो रही है। डैट मीन्स कि उतना ही उसका क्या है, उसका वेट है किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कि यह सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज का वाटर में कितना वेट दे रखा है 10 ग्राम। तो आप सबसे पहले मान लो, सपोज़ कर लो, आप पहले आप सपोज़ कर लो कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो 100 ग्राम का है। डैट मीन्स 100 ग्राम इज़ दी वेट ऑफ डैट सब्सटेंस ऑफ डैट सॉल्यूशन। अब उसमें से 10 ग्राम जो है वो आपका क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है, C6H12O6। अच्छा, दूसरी बात ये 10 ग्राम आपका सॉल्यूशन है। तो एक बार बताओ ना मुझे कि आपका सॉल्यूशन कैसे लिखते हो आप, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही तो आपका तरीका होता है लिखने का, होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का दे रखा हुआ है, सॉल्यूट आपका 10 ग्राम का है। तो क्या आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो? सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। लिखा है ना कि यहाँ पर वाटर में उसे डिज़ोल्व करवाया है, तो इसका मतलब 90 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो 90 ग्राम आपने सॉल्वेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारा इतना वेट क्या है, हमारा सॉल्वेंट का भी है। ठीक है, अब बात हुई कि अब हमें ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ये हमारा ग्लूकोज का हो गया। अब हम कैलकुलेट सबसे पहले मोलैलिटी करेंगे, क्योंकि हमें पहले मोलैलिटी दे रखी हुई है, तो हमने सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है। तो आप मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर दो, NB ओवर दैट मीन्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। तो आपको मोल्स निकालना है सबसे पहले। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास ही पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास मतलब एक फॉर्मूला गिवन है। तो गिवन मास कितना है आपका, गिवन मास आपको दे रखा हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम आपने लिख दिया। 180 क्योंकि ग्लूकोज का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका 180 आप याद रख लो, और जो आपका सुक्रोज होता है उसका 342 आता है। तो यहाँ पर हमने 180 ले लिया। अब हमने मोल्स किसके निकालने हैं, इसके निकालने हैं सॉल्यूट के, डैट मीन्स कि आपका ग्लूकोज के। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, आप ग्लूकोज यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देती हूँ इसके कितने मोल्स आ रहे हैं। इसका आ गया 0.0556। ठीक है, 0.0556 ये आपके मोल्स आ गए ग्लूकोज के। अब आप मोलैलिटी निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल m मेंशन करते हैं ना, ये हमें पता है। तो मोलैलिटी NB हो गया डिवाइडेड बाई WA इंटू 1000। तो अब आपने यहाँ पे पुट कर दिया कितना, 0.0556 इंटू 1000 और डिवाइडेड वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है हमारा 90, क्योंकि ये 90 सॉल्वेंट का वेट है। तो ये हमने पुट करा। अब इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ क्या इसकी कैलकुलेशन आ रही है। सॉल्वेंट का वेट आपका 90 है, ये आपको पता चल गया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इसीलिए किया गया कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 0.618 मोलैलिटी। ठीक है, ये हमारी मोलैलिटी आ गई। ये हमारा पहला आंसर निकल आया। अब सेकंड आंसर हमको किसका निकालना है, मोलैरिटी का। तो चलो मोलैरिटी पे बात कर लेते हैं। तो मोलैरिटी के लिए हमें पता होना चाहिए, मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो अभी देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। अब आपको मोल्स तो पता है ना, आपके मोल्स ये ही रखे जाएंगे, कोई बदलेंगे तो है नहीं, यही आपके मोल्स हैं, इसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं। तो 0.0556 तो यही है, 1000 आपको यही पुट करना है। बस आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी प्रॉब्लम वॉल्यूम के लिए है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, आपको दिया हुई है डेंसिटी। देखिए यहाँ पे 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दे रखी हुई है सॉल्यूशन की, लिखा है ना डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ पहले, मास अपॉन डेंसिटी। ये होता है ना मास अपॉन डेंसिटी, ये हमने पढ़ा है।
तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है तो मास ऑफ द सॉल्यूशन ही तो होगा, ये सॉल्यूशन का ही मास होगा। और डेंसिटी भी आपको सॉल्यूशन की ही गिवन है। क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास भी सॉल्यूशन का होगा। तो मास कितना दे रखा हुआ है आपको, सॉल्यूशन का मास कितना है आपका 100 ग्राम। तो आपने यहाँ पे पुट क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो यह आपने 100 कर दिया, ओके। अब डेंसिटी कितनी दे रखी हुई है आपको 1.20, ये आपका वॉल्यूम निकाल देगी। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। इसकी कैलकुलेशन आ रही है 83.3 मिलीलीटर। इसका मतलब हमें वॉल्यूम पता चल गया। ये वॉल्यूम आप यहाँ पुट कर दोगे, बिल्कुल बात सही है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे लेके आ रही हूँ अब मोलैलिटी को। तो ये आपकी आ गई मोलैलिटी की बात। इसको मैं सर्किल में कर देती हूँ, दैट मीन्स ब्रैकेट में कर देते हुए। तो यहाँ पे आ गया 0.0556 डिवाइडेड बाई 83.3 इंटू 1000, ये हमारा आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करके इसका आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मैं आपको मोलैरिटी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मोलैरिटी जो आ रही है बच्चों, वो आ रही है 0.667, ये इसकी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। ये मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो कैपिटल एम यहाँ बनेगा, यहाँ कैपिटल एम आप शो करिए। तो ये हमारा वैल्यू इसकी आ गई। आप मोल पर लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपका मन हो आप वैसा उसमें करिए, ठीक। अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले सेक्शन की। अब लास्ट वाला सेक्शन क्या कहता है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। एक हमारा ग्लूकोज है बच्चों और एक हमारा वाटर है, ठीक है। अब देखना ज़रा, ग्लूकोज का मास कितना दे रखा हुआ है 10 ग्राम, इसका कितना दे रखा हुआ है 90 ग्राम, यही तो है। अभी हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ये किया थी बात। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है 90 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वाला। तो आप यहीं पे पुट कर दो वैल्यू, ये हो गया। इसका वेट कितना होता है 180 और इसका कितना होता है 18, यही तो होता है ना। तो सबसे पहले आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। यहाँ पे मैंने मोल्स ऑफ वाटर निकाले, कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 18, वाटर की निकाल दिए पहले। तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 18 5 से 90 होता है। अब मोल्स आपने निकाले ग्लूकोज के, तो मोल्स आप ग्लूकोज निकाल दो, यहाँ पे ग्लूकोज लिख दो, ठीक है। ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं वो हमने अभी कैलकुलेट करे ही थे अपनी स्टार्टिंग में ही। तो आप देखो यहाँ पे ग्लूकोज के मोल्स कितने आ रहे थे, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्लूकोज के मोल्स हैं हमारे, ये वाला ग्लूकोज के मोल्स हैं ये वाले। तो हमने ग्लूकोज के मोल्स यहाँ पे पुट कर देना 0.0556, तो हमारा आंसर यहीं पे डायरेक्ट आ गया 0.0556, 0.0556, ये इसके मोल्स आ गए। तो ये मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए। टोटल मोल्स कितने हो गए, अगर मैं टोटल इनको कर दूँ तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल मोल्स हो जाएंगे 5.0556, यही तो टोटल मोल्स हो जाएंगे। ऐड कर दिए दोनों को। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शंस निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आप निकाल दो, काई ग्लूकोज भी लिख सकते हो आप। तो आपका इसका वेट कितना है मोल्स का, क्योंकि यह क्या होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, एन वाटर प्लस एन ग्लूकोज, यही तो लिखोगे आप। तो ये आपने टोटल मोल्स यहाँ पे लिख दिए। तो क्या लिखा आपने 0.0556 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा 5.0556 आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, मैं आपको उसका बता देती हूँ आंसर कि इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी। इसकी कैलकुलेशन आ रही है 0.011, ठीक है। ये आपके मोल फ्रैक्शन आ गए। अब आप वाटर के निकाल लो, काई वाटर निकाल लो। तो आपका 5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 5.0556, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बच्चों आपका 0.989। ये कैलकुलेटर से कर रही हूँ मैं आपको, इसलिए फास्ट हो रहा है। ये आप कैलकुलेटर से नहीं करोगे, आप अपनी कैलकुलेशन अपनी मेमोरी की हेल्प से करोगे, पेपर पे करोगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अब आप दोनों के देखो ना कि एक्स वाटर और प्लस एक्स ग्लूकोज, डैट मीन्स कि आपका काई वाटर एंड काई ग्लूकोज इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या आ रहा है क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए। तो आ भी रहा है 0.011 और 0.989। पॉइंट के बाद की 3 डिजिट पे हमें बहुत फोकस रखना है, 0 फिर 0
और ये हमारा 10 आई है, डैट मीन्स कि इक्वल आ रहा है 1 के, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो फिर दिक्कत आपको आएगी, आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ वी कैलकुलेट दी मोलैलिटी एंड अ मोल फ्रैक्शन बाय दी हेल्प ऑफ अ डिफरेंट फार्मूलाज। तो आप इसे ट्राई करिएगा, इसे प्रैक्टिस करिएगा, मोर क्वेश्चंस अटेंड करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। आई होप आप ऐसा करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।